Hello everyone, in this video I will explain section 53 of Transfer of Property Act, which is known as fraudulent transfer. As the name suggests, fraudulent transfer, it means that there may be some fraud on the part of transferor because he is the authorized person to transfer the property. Section 7 authorized either the owner or agent. If he has authority to transfer the property, then owner may transfer property either absolutely or with condition. But such conditional transfer must be in accordance with the provisions of TPA. Such condition must be in accordance with section 25. Condition must not be invalid. In the same manner, section 53 उन situations की बात करता है जहाँ पर कि ट्रांसफ़र फ्रॉडुलेंट हो जाएगा. हम उन सिचुएशन को इस वीडियो के थ्रू समझेंगे. और अगर कोई ट्रांसफ़र फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र की कैटेगरी में आता है, देन व्हाट विल बी द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और ऐसे फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र होने से किसके पास क्या क्या रेमेडी सेक्शन 53 में बताई गई हैं. ट्रांसफरी के पास किस किस तरीके की रेमेडी होंगी वो हम डिस्कस करेंगे. इसके लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए. सपोज मिस्टर ए इज़ इन नीड ऑफ मनी. ही इज़ इन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, सो ही वॉन्ट टू टेक मनी. वो कुछ पैसे चाहता है. इसके लिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कुछ पैसे उधार लिए, लोन पे कुछ पैसे लिए. उसके बाद फिर उसको ज़रूरत पड़ी और उसने मिस्टर सी से कुछ पैसे लिए. इसके कुछ समय बाद और ज़रूरत पड़ी, इसने मिस्टर डी से लिए. इसी तरीके से मिस्टर ए ने बहुत सारे लोगों से पैसे उधार लिए. तो मिस्टर ए कौन हो गया? डेटर, क्योंकि उसने कुछ डेट लिया. और जिन लोगों से लिया, मिस्टर बी से पहले लिया, फिर सी से लिया, फिर डी से लिया, ये बन गए क्रेडिटर. अब अगर आप लोगों को सीपीसी में थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कल को अगर मिस्टर ए ये जो डेट लिया है मिस्टर बी सी डी जितने भी लोगों से, अगर उनका डेट रीपे नहीं करता है, उनको वापस नहीं करता है, देन व्हाट इज़ द रेमेडी अवेलेबल फॉर द क्रेडिटर्स. हियर द मिस्टर बी सी डी आर द क्रेडिटर्स. अगर मिस्टर ए इस अमाउंट को जो भी उन्होंने लिया है अगर वो रीपे नहीं करते हैं, तो जो भी क्रेडिटर हैं उनके पास ये राइट है कि ही में अप्लाई फॉर द रिकवरी ऑफ लोन बाय द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. वो कह सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी को सीपीसी में ये है कि अगर आप पे नहीं करते हैं तो क्या एक ऑप्शन, एक रेमेडी ये भी है एग्जीक्यूशन के टाइम कि मिस्टर ए जो डेटर हैं इनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा. अटैचमेंट के बाद इस प्रॉपर्टी को सेल करके जो भी अमाउंट है वो उनके क्रेडिटर्स को दिया जाएगा. मिस्टर ए इस बात को जानता है कि इन फ्यूचर माय प्रॉपर्टी में बी अटैच्ड बाय द कोर्ट. ऐसा हो सकता है कि कल को मेरी प्रॉपर्टी अटैच हो जाए क्योंकि मैं ये अमाउंट रीपे नहीं कर रहा हूँ. जस्ट टू अवॉइड द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, मिस्टर ए हु इज़ द डेटर sell his property. Mr. A, who is the debtor, transfers his property to anyone. Suppose Mr. A ने अपनी प्रॉपर्टी जो कि डेटर था उसने किसी मिस्टर एक्स को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी. अब सेक्शन 53 को आप देखिए. सेक्शन 53 कहता है इफ़ द ट्रांसफरर जो कि डेटर है ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर. अब यहाँ पर ट्रांसफ़र कैसे कर रहा है? मिस्टर ए जो कि डेटर है, ही ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी टू मिस्टर ए, मिस्टर एक्स विद द इंटेंशन, इस इंटेंशन के साथ ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है कि बाय दैट ट्रांसफ़र ही मे डिफीट और डिले द क्रेडिटर. वो क्रेडिटर को धोखा दे रहा है कि अब क्रेडिटर, मैं ये प्रॉपर्टी इसलिए ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ताकि कल को क्रेडिटर इस प्रॉपर्टी को अटैच ही ना कर पाएँ. जब ये प्रॉपर्टी मेरे पास होगी ही नहीं तो इस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कैसे होगा? सो इफ द इंटेंशन ऑफ द डेटर इज टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर, then such transfer, section 53 says that then such transfer shall be voidable at the option of creditor, so defeated or delayed. अब देखिए यहाँ पर क्या है. मिस्टर ए ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की मिस्टर एक्स को, सेक्शन 53 कहता है कि ये जो ट्रांसफ़र है ए और एक्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस कॉन्ट्रैक्ट से मिस्टर ए डेटर ने अपनी प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र की, ट्रांसफरी को, सच ट्रांसफ़र शैल बी वॉइडेबल
एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर। मतलब अब जो भी उसके क्रेडिटर्स हैं, मिस्टर ए के, बी थे, सी थे, डी से, जिससे उन्होंने लोन लिया, ये चाहें तो इस ट्रांसफ़र को, जो मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की एक्स को, वो चाहें तो इस ट्रांसफ़र को वॉइड करा सकते हैं। कह रहा है सेक्शन 53, सच ट्रांसफर शैल बी वॉइडेबल, मीन्स नाउ इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द क्रेडिटर, इफ दे वांट दे मे अवॉइड सच ट्रांसफर। वॉइडेबल का मतलब ही यही होता है कि ही मे अवॉइड, वो चाहें तो उसको वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। अब उसके लिए कहाँ जाएंगे, ये एक ये प्रोविजन हुआ कि सच ट्रांसफर शैल बी वॉइडेबल। इसको ध्यान रखिएगा, पीटी के लिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, if the debtor transfer the property with the intention to defeat or delay the creditor, then such transfer shall be, option होंगे void, valid, voidable, none of the above। आपका आंसर होगा voidable, because now it is the discretion of the creditor, if they want to confirm that transfer, उनको कोई problem नहीं है, then okay, and if they want to avoid such transfer, then they may avoid। अब इसके लिए प्रोसीजर पे आइए कि किस तरीके से avoid करेगा। Now the creditor may file a suit अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट टू रेजिड सच कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो ट्रांसफ़र किया था मिस्टर ए ने एक्स को, इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस ट्रांसफ़र को अवॉइड करने के लिए क्रेडिटर मे फाइल सूट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट फ्रॉम सेक्शन 27 to 30 प्रोविजन उसमें दिए गए हैं। रेजिड की कैसे रेजिड कर सकता है क्रेडिटर ट्रांसफ़र को, तो क्रेडिटर में फाइल अ सूट। अब देखिए सेक्शन 53 कहता है इफ द ट्रांसफर वाज मेड विद द इंटेंशन टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर। अब अगर क्रेडिटर सूट फाइल करता है, नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई अपॉन द क्रेडिटर अंडर सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई अपॉन द क्रेडिटर, ही हैज टू प्रूव, अगर बहुत सारे हैं तो सारों को मिलके दे हैव टू प्रूव बिफोर द कोर्ट दैट द इंटेंशन ऑफ द ट्रांसफरर was to defeat the creditor. It must be proved before the court because section 101 of the Indian Evidence Act, the onus of proof will lie upon the creditor always। क्योंकि ये essential element है सेक्शन 53 का कि there must be intention। अगर intention नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सारा ट्रांसफर, डेटर जब भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा तो हर ट्रांसफर क्रेडिटर के ऑप्शन पर voidable होगा। नो, इट हैज़ टू बी स्पेसिफिकली प्रूव्ड बाय द creditor before the court। Once it is proved by the creditor, now the onus will shift upon the transferee। अब onus shift हो जाएगा ट्रांसफरी पे अंडर सेक्शन 102 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। यहां पर जो ट्रांसफरी, जो मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी परचेज की थी, नाउ द ओनर्स विल शिफ्ट अपॉन द ट्रांसफरी। नाउ ट्रांसफरी हैज टू प्रूव सर्टेन थिंग्स। क्या? सेक्शन 53 का फर्स्ट पैरा के बाद जब आप सेकेंड पैरा पढ़ते हैं तो उस पर लिखा है नथिंग शैल अप्लाई, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द ट्रांसफर इफ इट इज मेड इन गुड फेथ और विद कंसिडरेशन। ठीक, इट मीन्स दैट इफ ट्रांसफरी प्रूव्स दैट I have acted in good faith, I purchased that property in good faith and with proper consideration, I purchased that property with value, I have acted in good faith, I was not engaged, मैं किसी भी तरीके से ट्रांसफरर की बैड इंटेंशन में शामिल नहीं था। इफ़ ऑल दोज थिंग्स हैव बीन प्रूव्ड बाय द ट्रांसफरी, वो ये प्रूव करे कि भाई मैंने गुड फेथ में प्रॉपर्टी को परचेज किया, मैंने उसकी प्रॉपर वैल्यू दी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि डेटर का, ये जो ट्रांसफरर है ये डेटर है और इसकी इंटेंशन क्रेडिटर को डिफीट करने की है। अगर ट्रांसफरी ने ये प्रूव कर दिया तो फिर वो ट्रांसफर वॉइडेबल नहीं होगा, सेक्शन 53 विल नॉट अप्लाई। ठीक, तो कभी भी मत कहिए कि ऑल ट्रांसफर मेड बाय द डेटर to the transferee shall be voidable। No, it has to be specifically proved by the creditor। और जब वो अब प्रूव कैसे करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में? सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के थ्रू, डॉक्यूमेंट के थ्रू। भाई आप उन सर्कमस्टांसेस को प्रूव करिए जिससे कोर्ट को फील हो, कोर्ट ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सके कि यस दैट ट्रांसफर वाज मेड टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर। सपोज अगर बहुत ही जल्दीबाजी में ट्रांसफर किया गया है, अगर ट्रांसफर की कंसिडरेशन अमाउंट
प्रॉपर नहीं है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उस डेटर ने बहुत जल्दीबाजी में उस प्रॉपर्टी को 60 लाख में 50 लाख में बेच दिया, बहुत जल्दीबाजी में ट्रांसफर, सीक्रेटली ट्रांसफर किया गया है ना, क्रेडिटर से छुपा के ट्रांसफर किया, तो समवेयर इट शोज दैट समवेयर इट शोज द बैड इंटेंशन ऑफ द डेटर कि ही वांट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी सीक्रेटली एंड टू डिफीट द इंटेंशन टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर्स, ये प्रूव करेगा। एंड ट्रांसफरी भी, अगर ट्रांसफरी ने ये प्रूव कर दिया कि नहीं भाई मैंने तो गुड फेथ में प्रॉपर्टी परचेज किया, मैंने इसका प्रॉपर कंसिडरेशन दिया है, देन सच ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर। इस पर एक बहुत अच्छा केस है, पाला मलय वर्सेस साउथ इंडियन कॉर्पोरेशन 1910। In this case, Mr. A was in financial difficulties and he want to convert his all property into cash. इसने अपनी सारी बात मिस्टर बी के साथ शेयर की। मिस्टर बी रेडी हो जाता है उसकी सारी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। उसको पता है कि मिस्टर ए का ऑब्जेक्ट है डिफीट करना, क्रेडिटर को धोखा देना, उसको बताना कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और मिस्टर बी इंटेंशनली with knowledge purchase the property of debtor. So in this case the court declared that such transfer is voidable at the option of creditor. अब देखिए आपको इससे समझ आएगा कि what is the crux of section 53. Crux is the intention and knowledge. फर्स्ट थिंग, ये आप अगर सेक्शन 53 को मेंस में अगर इस फॉर्मेट पे लिखते हैं, देखिए तभी आपका आंसर अलग होगा, क्योंकि सेक्शन 53 के इसेंशियल सबको ही लिख लेगा। यू हैव टू कोरिलेट सेक्शन 53 विद ए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विद CPC। इसको भी मैं बताऊंगी रेमेडीज में आपको कैसे आप SRA और CPC से कनेक्ट करेंगे। देन यू हैव टू कोरिलेट सेक्शन 53 विद इंडियन एविडेंस एक्ट की बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे होगा। तो ये जब आप मेंस में लिखते हैं तो फिर आपका आंसर कुछ अलग होगा। ठीक, तो हम इस पॉइंट पे थे कि इसमें आपके क्रक्स हैं इंटेंशन एंड नॉलेज। फर्स्ट, क्रेडिटर बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई अपॉन द क्रेडिटर। क्रेडिटर को इंटेंशन एंड नॉलेज, इंटेंशन मस्ट बी प्रूव्ड बाय द क्रेडिटर दैट द डेटर्स इंटेंशन वाज टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर, फर्स्ट थिंग। सेकंड, क्रेडिटर को साथ साथ ये भी प्रूव करना पड़ेगा दैट इंटेंशन एंड नॉलेज ऑफ द ट्रांसफरी, दैट ट्रांसफरी वाज अवेयर अबाउट द बैड इंटेंशन ऑफ द ट्रांसफरर। ये दोनों चीज आपको प्रूव करनी पड़ेगी, देन ओनली सेक्शन 53 विल अप्लाई, क्योंकि सेक्शन द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 53, जनरल रूल ये है कि द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 53 इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इनोसेंट क्रेडिटर्स। उनकी क्या गलती है, उन्होंने तो आपको लोन दिया, और जब उनको लोन की रिकवरी करानी थी आपकी प्रॉपर्टी से, लेट द प्रॉपर्टी ऑफ द डेटर अवेलेबल फॉर द क्रेडिटर, सो they can recover the debt from the property of debtors. So it must be the property must be available to the creditors. So अगर ये प्रॉपर्टी को आपने फ्रॉड इंटेंशन के साथ किसी को ट्रांसफर किया है, then section 53 is there to protect the interest of innocent creditors. Okay? दूसरी चीज, जनरल रूल तो ये है। सेकेंड थिंग इज दैट सेक्शन 53 का ऑब्जेक्ट ये भी है, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 53 इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इनोसेंट ट्रांसफरी ऑल्सो। व्हेन यू रीड सेक्शन 53 का सेकेंड पैरा, इट सेज दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई ऑन द ट्रांसफर इफ द ट्रांसफर इज मेड विद कंसिडरेशन and in good faith. Means if the transferee acted in good faith, he purchased the property in good faith, then where is the fault? ट्रांसफरी का कोई फॉल्ट नहीं है। सो ट्रांसफरी को भी ऐसे में प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो फिर सेक्शन 53 ऐसे ट्रांसफर को वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं करता है। ये हमारा एक जनरल रूल हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर ही डिसाइड होगा कि आपके मार्क्स मेंस में किस तरीके से आएंगे अगर आप इस तरीके से अपना आंसर लिखते हैं। दूसरी चीज़, जब भी एक दो या दो से ज़्यादा क्रेडिटर्स हैं तो व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ सूट, क्या सारे क्रेडिटर अलग अलग सूट फाइल कर सकते हैं डेटर के अगेंस्ट? आंसर इज नो। आंसर इज नो, बिकॉज सेक्शन 53 स्पेसिफिकली क्लियरली सेज दैट, सेक्शन 53 क्लियरली सेज दैट the nature of the suit must be representative suit होना चाहिए। अब representative suit कहाँ मेंशन है? अंडर ऑर्डर 1 रूल 8 CPC के ऑर्डर 1 रूल 8 में रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात है। तो आप साथ में ये भी लिखेंगे, सूट ऑल द क्रेडिटर इफ एनी क्रेडिटर वांट टू फाइल अ सूट टू अवॉइड द ट्रांसफर
to avoid the transfer, then such suit shall be instituted on behalf of or for the benefit of all the creditor. Means the nature of suit must be representative. So all the rules and manner prescribed under order 1 rule 8 must be followed. ये आपका पॉइंट जरूर होना चाहिए. इसके बाद इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड if there is a clash, section 53 का थर्ड पैरा says that if there is a clash between section 53 and insolvency laws, then insolvency, the rule relating to insolvency will prevail. ठीक, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप ध्यान रखिएगा. इसके दो एक्सेप्शन है, पहला कंसिडरेशन के साथ और दूसरा इंसॉल्वेंसी. उस केसेस में सेक्शन 53 एप्लीकेबल नहीं होगा. रिप्रेजेंटेटिव सूट हमने देख लिया. अब देखिए इसके रेमेडीज क्या हैं. अगर फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर होता है, देन व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल फॉर द क्रेडिटर्स. Number 1, creditor may file a suit for temporary injunction under order 39 CPC. टेम्परेरी इंजंक्शन में एक ग्राउंड ये भी है, अगर ट्रांसफरर ने इस तरीके से ट्रांसफ़र किया है, देन क्रेडिटर में अप्लाई फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन कि आगे वो इस तरीके का ट्रांसफर ना. टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए रीड विद सेक्शन 37 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. आप ऑर्डर 39 एंड सेक्शन 37 को इसके साथ पढ़िए सारे के. ठीक, पहली रेमेडी है. सेकेंड रेमेडी, creditor may file a suit under a specific relief act to rescind such contract. जो पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसको rescind करने के लिए, उसको void declare करने के लिए. So these are two remedies available for the creditor. It is the most important. इस point of view से भी आप लिखिए. इसके बाद next आता है rational. What is the rationale of section 53? Section 53 का क्या rationale है? Number 1, the ultimate object of section 53 is to protect the interest of innocent creditor. Number 2, to protect the interest of innocent transferee. हम innocent transferee के भी इंटरेस्ट को. Number 3, just to avoid the multiplicity of the proceeding. देखिए एक डेटर है, बहुत सारे क्रेडिटर हैं, अलग अलग सारे डेटर के अगेंस्ट में सूट फाइल करेंगे. इससे अच्छा है कि हमने एक रिप्रेजेंटेटिव सूट का प्रोविजन बनाया. नाउ ऑल द क्रेडिटर may file a suit only in the form of representative, so to avoid the multiplicity of the proceeding, and at the same time the ultimate object of section 53 is to protect debtor from unnecessary harassment. आप सारे क्रेडिटर अलग अलग से सूट फाइल करेंगे और अननेसेसरीली डेटर जो है वो हैरेस होगा हर प्रोसीडिंग में. सो इट इज़ बेटर टू कंबाइंड ऑल एंड दे ऑल द क्रेडिटर may file a suit in representative character. So ये हमारा रेशनल भी हो गया यहाँ पर. अब देखिए यहाँ पर सेक्शन 53 में नीचे दो पॉइंट और हैं. कहता है कि अगर डेटर ने फर्स्ट ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन किया एंड सेकेंड ट्रांसफ़र, डेटर ने पहला ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन कर दिया. अब विदाउट कंसिडरेशन अगर आप सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखें तो कुछ एक्सेप्शन है तभी वैलिड होता है. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट ग्राउंड लेते हैं, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मीन्स ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ हिज सन, है ना, ये विदाउट ट्रांसफर कर दिया एंड आफ्टर दैट ही ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू एनी सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी. नाउ सेक्शन 53 फोर्थ पैरा सेज दैट क्लॉज 2, आई थिंक सेक्शन 53 का क्लॉज 2 सेज दैट सच ट्रांसफर शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी. ये जो ट्रांसफ़र है शेल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी. मतलब ये जो दूसरा वाला ट्रांसफरी होगा, सच ट्रांसफरी में अवॉइड फर्स्ट ट्रांसफ़र जो कि आपने विदाउट कंसिडरेशन किया था. ठीक, इसके ही नीचे एक फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कहीं भी ये नहीं माना जाएगा कि इफ़ द डेटर ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी, फर्स्ट ट्रांसफ़र इज विदाउट द कंसिडरेशन, तो ये फैक्ट अपने आप में सफिशिएंट नहीं है प्रूव करने के लिए कि डेटर की इंटेंशन सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के साथ डिफ्रॉड करने की ही थी. मीन्स नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ विल अगेन लाई अपॉन द सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी. इफ ही वांट टू rescind such transfer, then he has to prove specifically that first transfer which was made without consideration was with the intention to defraud the subsequent transferee. अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा है, ये हमारा सेक्शन 53 पूरा कवर हो गया है. एक चीज़ बस आपको जाननी है यहाँ पर, सेक्शन 53 जो कि क्रेडिटर को ये राइट देता है कि क्रेडिटर में अवॉइड द ट्रांसफ़र एंड एट द सेम टाइम सेक्शन 53 क्लॉज 2 gives right to the subsequent transferee that he may also avoid such transfer. अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद करें तो वहाँ पर एक वेल एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन
of privity to contract. Means no third person can interfere with the term of contract. कोई void नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता इस तरीके से, वो केवल पार्टी करा सकती है. But creditor is not the party. Subsequent transfer is not the party. दोनों ही सिचुएशन में ये स्ट्रेंजर हैं. भाई ट्रांसफर तो मिस्टर ए और एक्स के बीच में हुआ था. दूसरे क्लॉज में ट्रांसफर मिस्टर ए और उनके बेटे के बीच में हुआ था. नाउ हाउ सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही कैन इंटरफेयर. कैसे वो ट्रांसफर को रिजेंट करा सकते हैं जबकि वो पार्टी ही नहीं है. इसीलिए कहा जाता है सेक्शन 53 इज द डिपार्चर फ्रॉम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए सेक्शन 53 इज द डिपार्चर ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये इसीलिए कहा जाता है सेक्शन 53 इज द डिपार्चर फ्रॉम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट. इट इज़ नॉट डायरेक्टली अलाउड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कोई भी थर्ड पर्सन इस तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकता. बट सेक्शन 53 इज द एक्सेप्शन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पर थर्ड पर्सन जो कि स्ट्रेंजर है ही कैन इंटरफेयर. तो अगर कभी ये टर्म आता है कि सेक्शन 53 इज द डिपार्चर, कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा डिपार्चर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जनरल रूल जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है ये उसका एक्सेप्शन है. थैंक यू सो मच.